हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड से एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जो बिहार बोर्ड 12th में आपको पढ़ना है। रेनबो सेकेंड से ये आता है और इस स्टोरी का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है इसका? ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर के द्वारा यह रचित है। मनोहर माल गांवकर की बात करें, जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं, पहले हम ऑथर की बात करते हैं। तो मनोहर माल गांवकर की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी राइटर, एक नॉवलिस्ट रहे हैं ये। और इतना ही नहीं, इनकी जो स्टोरीज़ रही है, जो शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है, बहुत ही पॉपुलर रही है। और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1913 को, यानी 12 जून 1913 को इनका जन्म हुआ था। एक बहुत ही चर्चित परिवार में, एक बहुत ही फेमस फैमिली में इनका जन्म हुआ था। राजसी परिवार आप उसको कह सकते हैं, शाही परिवार था वो। तो हम इसको पढ़ेंगे, स्टोरी की बात करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी एक बुक लेकर के सामने में बैठे, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं लाइन बाय लाइन आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊं, जैसा कि पहले हमने पोएट्रीज़ में किया है और जो अन्य 2 प्रोजेज किए हैं हमने, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माय होम, दोनों में हमने वैसा ही किया है। तो इसमें भी उसी प्रकार का कुछ करने वाला हूँ। लेकिन उन दोनों से खास बात इसमें ये होने वाला है कि ये बहुत ही रोचक स्टोरी है, हास्य है इसमें, आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है इसमें। तो बेहतर है कि आप अपनी पुस्तक लेकर बैठें और अगले कुछ मिनटों तक तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि ये वीडियो लंबा रहने वाला है, पूरी कहानी मैं इसमें ख़त्म करने वाला हूँ। तो लेकिन मज़ा बहुत आएगा आज, क्योंकि ये इतना बढ़िया स्टोरी है। पूरे सिलेबस में आपको इससे बेहतर स्टोरी नहीं मिलेगी मनोरंजन के दृष्टिकोण से। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बेहतर है कि आप हमारे साथ बने रहें और इसका आनंद लेते रहें। तो मनोहर माल गांवकर का जन्म हुआ था 12 जून 1913 को। एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ था, रिच फैमिली में, शाही परिवार में हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 14 जून 2010 को। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये। अबाउट 25 यानी 25 से ज़्यादा उपन्यास इन्होंने लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत सारी इन्होंने लिखी है। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था और फिर बाद में मराठा लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इन्होंने कार्य भी किया था। तो और साथ ही साथ ये एक खाद्यान्न के मालिक भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था संसद का, जिसमें इनकी हार हुई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय अंग्रेजी साहित्यकारों में इनका नाम काफ़ी बड़ा है, जिनको आप याद रख सकते हैं। 12th में कभी कोई पूछा जाता है इंडियन नॉवलिस्ट, तो उसमें आपको एक नाम मनोहर माल गांवकर का याद रखना चाहिए। ये बहुत ही पॉपुलर नाम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको शुरू करने वाला हूं और शुरू करूंगा मैं इसको। इससे पहले है कि मैं आपको ये दिखा दूं कि इनके कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन गैंग्स, और उसके बाद बॉम्बे बिवेयर। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने मैगज़ीन के लिए भी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, जो मैगज़ीन का नाम है स्टेटमैन और डेक्कन हर्डल, जिसमें इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं। तो ये सब इनकी उपलब्धियां रही है और जो हम भी पढ़ेंगे ना, तो आप इनको जज कर पाएंगे कि कितना बेहतरीन हास्य लिखा है इन्होंने। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा स्टोरी है। पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं और यहीं से आपका आनंद आने वाला है। आज का हमारा कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार, यानी कि अपने क्षेत्रीय भाषा में कहें तो एक चुटकी खैनी जिसको कहते हैं, वो इसका टाइटल है। और इसमें एक कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसका नाम है नानू काका। तो पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 में देखते हैं क्या है। तो मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की घोषणा ने मुझे जगा दिया, मुझे अचंभित कर दिया। माँ ने जैसे ही कहा, और क्या कहा, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं, और इसने मुझे अचंभित कर दिया। और रिएक्शन क्या था राइटर का, देखिए सेकंड पैराग्राफ में। ओ माय गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving or that I have been transferred or something। कहते हैं कि लेखक कहता है कि जैसे ही माँ ने मुझसे कहा कि नानू काका आ रहे हैं, उसी समय मैं अचंभित हो गया और मैंने ईश्वर से कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। और फिर माँ से कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि हम उनको टेलीग्राम भेज दें कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, या मेरा ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ भी, कोई भी बहाना बना दे जिससे नानू काका हमारे यहाँ नहीं आए। ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते क्या?
ऐसा कहना है लेखक का। लेकिन तीसरे में देखिए माँ ने क्या रिप्लाई किया। माँ कहती है नो डियर, मदर सेड ही मस्ट बी ऑन ट्रेन ऑलरेडी। ही मस्ट बी ऑन ट्रेन ऑलरेडी यानी कि अब तक वो ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स सी एडेड डिस्योरिंगली, उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अब संभव नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अब कुछ होने वाला नहीं है। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। माँ ने अलग से संतोष दिलाने के लिए ऑथर से कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि यहाँ वो 2 और 3 दिनों से ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात से थोड़ी सी राहत मिली लेखक को, और लेखक ने एक प्रश्न किया कि व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। वे इस गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। माँ से प्रश्न किया लेखक ने कि व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वो इस गर्मी में यहाँ दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। तो माँ ने जवाब दिया ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। माँ ने कहा कि वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, और इतना सुनना था कि जो भी आशा की किरण थी वो सारी की सारी अब धूमिल हो गई। अब देखिए रिएक्शन क्या है छठे पैराग्राफ में। कहता है व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। दैट्स मीन ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वो यहाँ हफ्ते भर रहेंगे। और सच कहता हूँ मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माई गॉड। क्योंकि मंत्री जो होते हैं ना वो लोगों से सप्ताहों लगा देते हैं मिलने में, और कभी कभी तो महीनों लगा देते हैं। हे भगवान, अब क्या होने वाला है। तो अब देखिए क्या होने वाला है। 7th पैराग्राफ में माँ सांत्वना देती है, कहती है इफ़ नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। माँ कहती है कि अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि दिन हो या रात हो किसी तरह वो मिल ही लेंगे। उन्होंने कोई न कोई इंतज़ाम कर रखा होगा। अब देखते हैं लेखक कहता है कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड नानू काका आफ्टर ऑल इज़ हर ब्रदर। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। लेखक कहते हैं कि माँ जो है ना वो हमेशा ही अपने निहान वाले का, यानी कि जो उनका मायका है उनका पक्ष लेती हैं, और दूसरी तरफ तो नानू काका जो हैं वो उनके अपने भाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका पक्ष तो वो लेंगे ही। लेकिन मेरा भी कुछ अनुभव है, मैं भी कुछ जानता हूँ, और मैं जो जानता हूँ वो ये जानता हूँ कि मंत्रियों का चक्कर बहुत पेचीदा होता है। मंत्री जो होते हैं ना वो बहुत पेचीदे होते हैं किसी से मिलने के लिए। और फिर कहता है लेखक कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविज़न एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप हायर दैन गॉड, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। और कहते हैं लेखक का कहना है कि मैं भी जो हूँ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, और मैं चूँकि अपर सचिव हूँ, और इस तरफ मुझे प्रशिक्षित किया गया है कि मंत्री को भगवान से 2 दर्जा ऊपर अधिक इज्जत देता हूँ और सचिव को सिर्फ 1 दर्जा अधिक। कहता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ और मुझे मालूम है कि मंत्रियों का वैल्यू जो है ना वो भगवान से भी 2 सीढ़ी ऊपर है, 2 पायदान ऊपर है। और जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो भी भगवान से 1 पायदान ऊपर है। यानी कि ईश्वर से अगर आप मिलना चाहते हैं तो जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन मंत्रीज और सेक्रेटरीज से मिलना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। अब 9th पैराग्राफ में हम आते हैं, क्या कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। जब ट्रेन आई तो मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था, और नानू काका जो है वो 2nd क्लास के डब्बे पर, यानी 2य श्रेणी के डब्बे के दरवाजे पर ही खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टिक, ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। उनका अब वर्णन कर रहे हैं लेखक, कहते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व, बाल सफ़ेद थे, मूछें बड़ी बड़ी थी, वे अभी भी पुराने ज़माने वाले घुटनों तक का जो है काला कोट जो है उन्होंने पहन रखा है। यानी कि उनका ड्रेस है, काला कोट है, मूछें बड़ी बड़ी है, और तो उनका जो व्यक्तित्व है देखने से बड़ा ही आकर्षक
लगता है, गांव घर के जमींदार टाइप के दिखाई देते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मण एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर्स। और रेशम की एक लाल रंग की पगड़ी जो है, जो दक्कनी ब्राह्मण जो होते हैं जिस तरह का पहनते हैं उस प्रकार का पगड़ी उन्होंने पहन रखा है। और उनके कंधे पर एक सफ़ेद गमछा है जिसको उन्होंने कंधे पर रखा है। तो जैसे ही मैंने नानू काका को देखा, अब देखते हैं 10वें पैराग्राफ में क्या कहते हैं। तो 10वें पैराग्राफ में कहते हैं कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी, इससे यहाँ से जल्दी ले चलो, उन्होंने कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। चलिए 10 पैराग्राफ को हम समझने का प्रयास करते हैं। लेखक के घर एक गेस्ट आ रहा है जिसका नाम है नानू काका, और सुबह सुबह जैसे ही लेखक को सूचना मिलती है माँ के द्वारा कि नानू काका आ रहे हैं, लेखक बड़ा विचलित होता है, अचंभित होता है, परेशान होता है कि हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी, और मुसीबत क्यों ना हो, ये तो अब आगे तय करेंगे कि मुसीबत क्यों है। तो लेखक चाहता है कि कोई बहाना बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ कहती है कि वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं। और उसके बाद की जो घटना है वो ये है कि लेखक को ये पता चलता है कि वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा लेखक का माथा ठनकता है, क्योंकि मिनिस्टर से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन चलो अब आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब लेखक उनको रिसीव करने जाता है स्टेशन पे, जहाँ नानू काका 2nd क्लास डब्बे में बैठे उनके दरवाजे पर खड़े हैं। उनका चेहरा जो है रौबदार है, मूछें बड़ी बड़ी हैं, उन्होंने सिल्क की पगड़ी बांध रखी है, कंधे पर अंगोछा है। और वहाँ से उतरते ही वो लेखक के हाथ में एक बास्केट थमाते हैं और फुसफुसाते हुए, विस्पर्ड करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैं स्टेशन के बाहर मिलता हूँ, तुम चलो वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। आई आस्क्ड, अब 11th पैराग्राफ में हम आते हैं। लेखक कहते हैं आई आस्क नो क्वेश्चन। लेखक ने कहा कि मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली, बल्कि अपने बगल की में मैंने उस बास्केट को दबाया और पलटा ही था। टू बम्प इनटू अ इनोमरस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ वेल, और वहाँ से जैसे ही मैं मुड़ा, एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला जो अपना सर जो ढक कवर कर रखा था उसने एक बुड़के से, उससे जाकर के टकरा गया। बट माई एप्लोगीज वेयर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज साउंड एमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। और जैसे ही टकराया तो जैसा एज़ यूजुअल होता है वैसा ही लेखक ने किया, सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने एप्लोगीज के जो उसके शब्द थे वो एक अजीब सी आवाज़ से भंग हुई। जो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उस बास्केट से आ रही थी जो लेखक ने अपने पास दबा रखा था। यानी लेखक ने जो सॉरी बोलना चाहा वो आवाज़ दब गई, बल्कि उसके बदले कोई दूसरी आवाज़ आ गई। और वो आवाज़ क्या थी? द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन स्ट्रप्स म्यू म्यू, एक बिल्ली के बच्चे का उपद्रव, चटपट म्याऊ म्याऊ करना। यानी कि जैसे ही लेखक ने माफ़ी मांगने की कोशिश की तब तक वो आवाज़ दब गई, क्योंकि बक्से से आवाज़ आ रही थी एक बिल्ली के उछलने कूदने की और उसके म्याऊ म्याऊ करने की। यानी अब लेखक एक मुसीबत में फंसता हुआ नज़र आ रहा था। एक महिला से टकरा जाने के बाद सॉरी की आवाज़ दब जाए तो समझ सकते हैं आप कि क्या उस समय का माहौल होगा। तो देखते हैं 12th पैराग्राफ में हम, बहुत ही खूबसूरती से लेखक ने इसमें लिखा है, आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। कहते हैं आई डिग्ड एंड रन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, मैं पटक पटक कर दौड़ कर भीड़ से जा मिला, मैं भाग भाग करके मैं गया और चुपचाप की भीड़ में जा करके घुस गया कि किसी प्रकार से पिटने से बच जाऊं, महिला से टकराया हूं। एंड स्क्वीज थ्रू द ग्रेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और शरीर झाड़ता हुआ एक सिद्ध यानी सिख की एक बाराती की पार्टी जा रही थी, उसी पर जा कर के मैं घुस गया, उसी में जा कर के मैंने अपने आप को टिका लिया। और क्या किया? 13 पैराग्राफ में देखिए, नानू काका टुक अ लॉन्ग टाइम, नानू काका ने बड़ी देर लगा दी। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, कहते हैं कि नानू काका ने काफ़ी देर लगा दी और जो स्टेशन यार्ड था वो पूरी तरह से अब खाली हो चुका था।
यानी अब बाहर में ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ट्रेन के आने या जाने के बाद की कोई भीड़ है। और एंड द लास्ट टांगा हैज़ गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और जब तक नानू काका ने दर्शन दिया तब तक जो आखिरी तांगा स्टेशन के बाहर जो रिक्शा या तांगा खड़ा होता है वो आखिरी तांगा भी वहाँ से जा चुका था। ये स्थिति थी, इतनी जल्दी नानू काका बाहर आ गए। और एस्कॉर्टेड बाय अ फोइंग टिकट चेकर, चापलूस टिकट चेकर को उन्होंने अपने साथ ले रखा था बाहर आते समय। अब आप मामला समझ सकते हैं कि नानू काका को आने में देर क्यों लग गई। तो आते ही नानू काका ने अपनी सफाई देनी खुद ही शुरू कर दी और उन्होंने क्या कहा देखिए, नो रूम इन द थर्ड क्लास, जो थर्ड क्लास था उसमें कोई जगह नहीं थी खाली, एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, यानी कि वो सेकेंड क्लास का टिकट नहीं दे सकते थे हमको बिना रिजर्वेशन के। और थर्ड क्लास की जिसकी मैंने टिकट ली थी उसमें जगह नहीं थी। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका जैसे ही आए उन्होंने हमें समझाया। और हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, मजबूरी में मुझे जो थर्ड क्लास का टिकट था उसको लेकर के और सेकेंड क्लास में यात्रा करनी पड़ी, शायद इसीलिए वो टीटी उनका आवाभगत कर रहा था। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एम्केबली, पर सारा कुछ जो सब कुछ था वो बहुत ही बढ़िया से निपट गया, बहुत ढंग से निपट गया। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, इतना अच्छा था वो जवान टीसी। यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर वुड बी नो ट्रबल, आपने देखा कि किस तरह वो मुझे छोड़ने बाहर तक आया था। अब आप भी समझ सकते हैं कि वो क्यों छोड़ने आया था। आपने भी विदाउट टिकट कभी यात्रा की होगी और टीटी आपको बाहर तक छोड़ने आए तो उसका क्या मतलब होता है आपको ही पता है। लेकिन नानू काका कहते हैं कि वो इसलिए छोड़ने आया था ताकि कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, बिल्ली का जो बच्चा था बेशक मुफ्त में यात्रा किया होगा। और ये लेखक का कहना है कि जो द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, निश्चित रूप से बिल्ली के बच्चे का तो कोई थर्ड क्लास भी टिकट नहीं होगा। हाउ इज इट, कैसा है ये देख लूँ ज़रा। और अब 15 पैराग्राफ में आते हैं। वेरी क्वाइट आई सेड, बहुत ही शांत मैंने कहा। परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा शायद मर तो नहीं गया, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने ऐसा सोचा, लेखक का कहना है। और 16 पैराग्राफ में आते हैं। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर नानू काका आस्क्ड, और कार में बैठते ही जैसे ही मैंने सेकेंड गियर लगाई यानी कार को स्टार्ट किया और चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, नानू काका ने पूछा, क्या पूछा देखता है। व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी, तुम मुझे मिनिस्टर से कब मिलवा रहे हो। नानू काका का प्रश्न क्या है, तुम मुझे मिनिस्टर से कब मिलवा रहे हो। आई कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर दैन 2 days 3 एट द मोस्ट, मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन रुक सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे रुकने की कोई संभावना नहीं है। तो आशा करता हूँ कि इन्हीं दिनों में तुमने मेरी मीटिंग किसी न किसी मिनिस्टर से ज़रूर तय कर रखी होगी। अब देखिए लेखक क्यों परेशान हो रहा था, सोच रहा था कि हफ्ते भर में कहीं उनका काम चल जाए, लेकिन नानू काका ने तो ऐसी कोई योजना बना कर नहीं रखी है, मेरे भरोसे ही आए हैं। खैर अब लेखक क्या कहते हैं ये देखिए। इट वाज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही समय था सब कुछ साफ कर देने का। लेखक ने सोचा कि अभी इससे छुटकारा ले लो, साफ साफ इसको बता दो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लुक अंकल, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा देखो अंकल, मामा जी आप एक काम चीज़ देखो, आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविज़न, मैं सिर्फ अवर सचिव हूँ, वो भी प्रोविशन पर। एंड इट इज़ मोर दैन माई जॉब इज़ वो टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विथ अ मिनिस्टर, और ये मेरी नौकरी से कई गुना ज़्यादा महंगा है कि मैं आपकी मीटिंग यानी साक्षात्कार कहते हैं उसको, इंटरव्यू आपका मैं तय करवा दूं कि मिनिस्टर के साथ, ये मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये अपेक्षा आप मुझसे तो बिल्कुल ना रखें। अगर आप चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उस समय ऐसा चल रहा होगा किसके मन में, ऑथर के मन में। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपकी मीटिंग जो मिनिस्टर से वो तय नहीं करवा सकता, इसलिए आप उसका प्रबंध खुद ही कुछ करें, और नहीं कर सकते हैं तो निकल लीजिए, कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। अब पैराग्राफ 18 में आते हैं। ओह नानू काका से, नानू काका ने कहा अच्छा, आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी, विल नेवर माइंड, मैं तो बेकार की उम्मीद लगा रखा था मैंने तुमसे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मुझे ऐसा ही आशा थी कि तुम ऐसा शायद कर पाओगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स
delicately on his angocha and sat back closing his eyes and pucking his eyebrows। उन्होंने एक चुटकी तंबाकू निकाली और उसको दबाया अपने ओठ के अंदर चुटकी से उनकी, और फिर अपनी उंगलियों को अपने गमछे में पोंछा और आंख बंद करके गहरी सोच में बैठ गए। सिर अपने पीठ को टिकाया कार की सीट पर और सोचने लगे, भौं सिकोड़ करके, जैसे वो एक गहन चिंतन में हो, ऐसा कुछ। एज थॉट इन डीप थॉट, मानो कि जैसे वो गहरी सोच में। ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इज अ टिपिकली डेकनी वे, और उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जुबान को भी चुचकारा। रजिस्टरिंग पिटी, मानो जैसे हम पे दया का भाव दर्शा रहे हो। जैसे आप कभी किसी पर पिटिएबल कंडीशन जब किसी के साथ होता है, दयनीय स्थिति होती है, तो आप क्या करते हैं? ओह, होता है ना, ओह। तो यही चीज़ उन्होंने किया, किसके साथ? लेखक के साथ। लेखक पे जैसे दया करते हुए कि मैं तो तुमको बहुत बड़ा मंत्री समझ रहा था, मंत्री से बड़ा समझ रहा था, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं निकले। चलो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सब कर पाने के लायक नहीं हो, अब मैं विश्वास कर लेता हूँ। मेरी आशा थी तुमसे, लेकिन तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ 11 से लेकर के हम 18 तक का आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ही लेखक नानू काका को लेने के लिए स्टेशन जाता है, तो क्या होता है कि नानू काका आ रहे होते हैं उस समय, और आ रहे होते हैं तो लेखक से वो थमा देते हैं एक बास्केट, जिसको लेकर के लेखक को निकल जाना है स्टेशन यार्ड के बाहर। और नानू काका कहते हैं कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, चलो तुम आगे बढ़ो, बाहर ही तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं आकर तुमसे मिल लेने वाला हूँ और तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो बास्केट दबा करके लेखक कुछ पूछता है इससे पहले ही निकल लेता है वहाँ से, लेकिन बदकिस्मती से वो टकरा जाता है एक मारवाड़ी महिला से। टकरा जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, सॉरी बोल करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन लेखक जैसे ही सॉरी बोलना चाहता है, उसकी आवाज़ में खलल डालता है कौन? तो उस बास्केट के अंदर से आ रही आवाज़ जो एक बिल्ली की है, और फिर लेखक का जो सॉरी है, जो एप्लोगीज़ है, वो उसी में दब जाता है। अब जान बचाकर भागने के अलावा लेखक के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है, इसलिए वो एक सिख की पार्टी में घुसता है और किसी प्रकार से वहाँ से भाग करके बाहर आता है। बाहर आकर के वो नानू काका का इंतज़ार करता है। नानू काका काफ़ी देर के बाद आते हैं। जब तक आते हैं तब तक पूरा स्टेशन यार्ड जो है, स्टेशन के आसपास का जो इलाका है, जहाँ बहुत सारे तांगे लगे होते हैं, ऑटो रिक्शा लगे होते हैं, वो सब खाली हो चुका होता है। और जब वो खाली हो चुका होता है तो क्या होता है कि नानू काका एक टीसी के साथ आते हैं। उस टीसी के साथ आने का कारण समझाते हैं कि उन्होंने 3rd क्लास का टिकट लिया था और 2nd क्लास में यात्रा की थी, इसलिए वो टीसी उनको बाहर तक छोड़ने आया था कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हालांकि हो सकता है कि इसके कारण वो उनसे कुछ दक्षिणा लिया हो, लेकिन चाहे जैसे भी हो नानू काका ने उसको खुद ही मैनेज कर लिया था, इसलिए लेखक को वहाँ तो परेशानी नहीं होती है। लेकिन उसके बाद क्या है कि जैसे ही कार में नानू काका और लेखक बैठते हैं, नानू काका पूछते हैं कि तुमने मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग कब की रखी है, इंटरव्यू कब का रखा है? लेखक साफ मना कर देता है, कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा सकूं मिनिस्टर से, और ये उम्मीद आप मुझसे रखना भी मत। लेकिन ऐसा सुनने के बाद तो नानू काका ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मानो कि जो लेखक है उसकी बेबसी पर उनको दया आ रही हो, और कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मैं मैनेज कर लूँगा, तुम उतना टेंशन मत लो। और फिर अब रास्ता समाप्त होने वाला है, घर पहुंचने की बात है। तो देखते हैं घर पहुंच कर क्या होता है। 19वें पैराग्राफ में हम आते हैं। तो 19th पैराग्राफ में देखिए, कहते हैं कि मदर वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप, माँ दरवाजे की चौखट पर ही इंतजार करी थी, करे भी क्यों ना, वो उनका भाई है। हर फेस विदर्ड इन अ स्माइल, उनका चेहरा जो है देखते ही अपने भाई को चमक उठा। सी वेंट इनटू स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका। वो बिल्ली के बच्चे को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उनका बरसों का बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ गया हो, और नानू काका से बातचीत में लग गई। भाई था आखिर उनका, बतंगर करना शुरू कर दिया उन्होंने उनके साथ। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। लेखक ने देखा कि वो मुसीबत जो है उनका बेड कहाँ लगाया गया है, तो लेखक के बेडरूम में लगा दिया गया है।
पहले से ही रखा गया है। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। इसलिए लेखक ने अपना एक चारपाई उठाया, खटिया उठाई और चल दिया कहाँ, बरामदे पर अपने लिए बेड लगा लिया। और अब 20वें पैराग्राफ में देखते हैं, एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फॉर द ऑफिस। कहते हैं लेखक कि माँ के कहने पर, माँ के इंसिस्ट करने पर मुझे 2 दिन की मैंने छुट्टी ले ली अपने ऑफिस से। और एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और दोपहर को नानू काका को गाड़ी में बैठा के नॉर्थ ब्लॉक ले गया। दोपहर के समय मैंने क्या किया कि नानू काका को बैठाया और नॉर्थ ब्लॉक लेकर के चला। हो सकता है वहाँ मिनिस्टर का ऑफिस हो। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर। वो अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। और मैं कार पार्किंग में उनका इंतज़ार करने लगा। जैसे ड्राइवर का काम होता है वैसा ही अभी जो कर रहा है, कौन कर रहा था, लेखक कर रहा था। और क्या हुआ, इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। और 2 घंटे बाद नानू काका जब वहाँ से निकले तो उनके होंठ जो हैं वो पटपटा रहे थे और उससे मराठी की जो गालियाँ होती है वो बुदबुदाते हुए बाहर निकल रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ। नानू काका का मूड देख करके पता चल रहा था कि इनका आज ना अच्छे से आज इनकी बची है, इसलिए छोड़ो, पूछना नहीं है। वो गाली बुदबुदा रहे, मैं चुपचाप बैठा रहा। और क्या हुआ कि आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। इस खराब मूड में उनसे क्या पूछा जाए, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे क्या पूछूं। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड। और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल थॉट एंड सेड। कुछ देर में वो शांत हो गए और फिर अपनी सफाई देना खुद ही उन्होंने शुरू कर दिया। और क्या सफाई दिया, चलिए देखते हैं 21st पैराग्राफ में। तो 21st पैराग्राफ में देखते हैं, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. 3 घंटे तक मैं इधर से उधर भटकता रहा। नानू काका कहते हैं कि 3 घंटे तक मैं इधर से उधर भटकता रहा और दौड़ते दौड़ते बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटे जो है पूरे के पूरे लग गए। और अंत में मुझे सफलता मिली। सफलता मिली, किस चीज़ की सफलता मिली, मंत्री से मुलाकात करने की? नहीं भैया, मंत्री से मुलाकात करने में सफलता नहीं मिली। सफलता मिली किस चीज़ में कि जो उप सचिव था, यानी कि जो मेरे लेवल का पदाधिकारी था, उससे मिलने की मीटिंग तय हुई, वो भी आज से 3 दिन के बाद। हाँ भैया, 3 दिन के बाद की वो अपॉइंटमेंट मिली, वो भी आज की नहीं मिली है। ओह सेम फूल, कितने शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव और मराठी गालियों का दूसरा दौर जो है वो चल पड़ा। उसके बाद फिर वो मराठी में उसको गाली देना शुरू कर दिया। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग। तो जब भाषीय आपातकाल होता है, यानी कि जब नानू काका गुस्से में होते हैं तो अपनी मातृभाषा यानी मराठी का प्रयोग करते हैं, यानी गुस्सा जो उनका है वो मराठी में ही निकल करके सामने आता है। तो अब देखते हैं 22nd पैराग्राफ में कि अब आगे गाड़ी बढ़ रही है, नानू काका अपना प्रवचन शुरू किए हुए हैं। तो रास्ते में क्या होता है, अ गैरेज येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस ब्लैरिंग इट्स हॉर्न एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। तभी क्या हुई कि एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार जो है चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली, बिना रुके हॉर्न की शोरगुल मचाते हुए। गाड़ी पर बैठा एक नौजवान ने मेरी ओर इशारा किया, हाथ हिलाया। एंड उसके बाद क्या हुआ 23rd पैराग्राफ में, व्हाट अ र्यूड मैन हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। कितना र्यूड लड़का है, कितना अशिष्ट आदमी है, कौन था वो, नानू काका ने पूछा। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू। चैप था, रतिराम भी कहते हैं उसको, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। फिर देखिए 25th पैराग्राफ में, आई सी, अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। उनकी कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, आप जानते हैं ना हजरत बरकत अली।
राजदूत उसी के पास है, ये राजदूत के रूप में काम करता है। बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, पर उसने कहा सब खत्म हो गया है, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। बट दे से, उन्होंने कहा कि इट्स ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने बस यूं ही बात बनाने के लिए हज़रत बरकत अली की कभी चर्चा की होगी तुम्हारे सामने, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूँ। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दोज फॉर हिज असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। अब नानू काका ने मुझसे पूछ दिया कि तुम इस तरह के विदेशी कार्य पे बाहर क्यों नहीं भेजा जाता, तुमको बाहर क्यों नहीं भेजा जाता। नानू काका ने मुझसे पूछ लिया। अच्छा एक बात बताओ कि तुम भी तो सचिव हो, तो आखिर तुमको बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है, इसी प्रकार के किसी प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय में जाओ, ऐसा क्यों नहीं होता है तुम्हारे साथ, ये अन्याय तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने फिर से मुझे एहसास दिलाने का काम किया कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, अगर मैं आज इस योग्य होता तो नानू काका को इतना भटकने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल मकसद यही था नानू काका का। खैर छोड़िए इन बातों को, अब देखते हैं 28th पैराग्राफ में। टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर, नानू काका इज सेड समव्हाट अनकाइंडली। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने भी नानू काका के ऊपर एक व्यंग कर दिया और कहा कि नानू काका मामा, ऐसा है ना कि ये भी उतना ही मुश्किल काम है जितना कि मिनिस्टर से मिलना। तो मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, एक ही शब्द में नानू काका के दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया और कहा कि ये भी उतना ही मुश्किल काम है जितना कि मिनिस्टर से मिलना। आई टेक्स पुल, इसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको मालूम है कि वो पार्टी का अध्यक्ष है दिल्ली में, दिल्ली पार्टी का अध्यक्ष है, ऐसे ही नहीं है, उसको ये विदेश का ट्रिप मिल जाता है। अब देखिए 29th पैराग्राफ में क्या होता है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क, नानू काका एक झटके में बैठ गए। व्हाट वाज दैट, क्या, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी संयोग की बात है। वेल वेल, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ही leaned बैक इन his सीट एंड स्ट्रेट एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो सीट पे टिक लगा के मतलब टिक करके बैठ गए और थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देख लेने दो, मुझ पर छोड़ दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर्ड जोधपुर कोट हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास बंद कॉलर की एक जोधपुरी कोट है ना। गुड। मेरे जवाब सुनने से पहले उन्होंने कहा अच्छा, एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो। नो, है ना। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज, ये टाई और कॉलर का धंधा आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब लोग इस चीज़ को अब ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड, वी विल गो एंड सी हिम, चलो घर चलते हैं और कपड़े बदलने के बाद हम लोग उससे मिलने जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ तक की बात अब करते हैं। 19 से 29 पैराग्राफ तक की बात करते हैं। वहाँ अब नानू काका को लेकर के जब लेखक अपने घर गया तो माँ ने बहुत सारी आवाभगत की उनकी और बहुत खुश हुई उनसे मिल करके। लेकिन इतना ही नहीं था, नानू काका के आने से कुछ और भी तकलीफ़ हुई थी लेखक को। और वो तकलीफ़ क्या हुई थी, तो नानू काका के बेडरूम में, लेखक के बेडरूम में नानू काका को शिफ्ट कर दिया गया था और लेखक को अपने लिए एक चारपाई लगाकर जानी पड़ी थी बरामदे में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त कर लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नानू काका आखिर मेहमान है, मामा है, तो इतना तो बर्दाश्त करना बनता है। लेकिन इतना ही नहीं था, माँ ने उनसे कहा कि बेटा अगले 2 दिन तुम छुट्टी ले लो, क्योंकि नानू काका को लेकर के तुमको जाना है मंत्रियों के पास। लेखक ने बिल्कुल ऐसा ही किया और नानू काका को लेकर के एक मंत्री से मिलने चला गया। हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ कि नानू काका को लेकर के मंत्री से मिलने तो चला गया। नानू काका ने 2 घंटे लगाए, लेकिन नानू काका को इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। 2 घंटे के बाद जो उनको अवसर मिला वो भी एक सेक्रेटरी से, अपर सेक्रेटरी से मिलने का अवसर मिला, वो भी 3 दिन के बाद का। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसको गाली देते हुए जब नानू काका वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक संयोग हुआ कि रतिराम नाम का एक लड़का जो लेखक के बराबर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था, उसने अजीब तरीके से बगल से कार गुजारी, उसकी बातचीत हुई और नानू काका को पता चला कि ये पार्टी बॉस सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो सेक्रेटरी का काम करता है किसके यहाँ, हज़रत बरकत अली के यहाँ। जो हज़रत बरकत अली जो
एम्बेसडर है यानी राजदूत है, उसके सेक्रेटरी के रूप में ये काम करता है। नानू काका ने इस बात पे लेखक से कहा कि तुम ऐसे किसी विदेश मंत्रालय में क्यों नहीं काम करते हो। उसने कहा कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये जो है ये पार्टी बॉस का लड़का है, इसलिए इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अन्यथा वो काम भी उतना ही मुश्किल है जितना कि मिनिस्टर से मिलना। इतना सुनना था कि जब उनको पता चला कि ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है जो दिल्ली पार्टी का अध्यक्ष है, तो समझो कि नानू काका के आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा कि चलो अब आगे तो बेटा मैं मैनेज कर लूँगा, तुम टेंशन ना लो, पहले घर चलो और तुम एक कोट जोधपुरी कोट पहनोगे और एक पगड़ी बांधोगे। बगैर पूछे उन्होंने ये आदेश दे दिया और फिर हम लोग मिलने जाएंगे। अब किससे मिलने जाएंगे, लेखक पूछता है। सी होम, पर किससे मिलने जाएंगे, क्यों? नानू 31 पैराग्राफ में नानू काका कहते हैं वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, निसंदेह हम लोग लाला सोहन लाल से मिलने जाएंगे। अरे सोहन लाल रतिराम से मिलने जाएंगे, क्यों इतना परेशान होते हो? अब लेखक पूछता है डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं? नानू काका ने कहा ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं उसको। सेड नानू काका। डू यू नो एट ऑल, नो ऑफ कोर्स नॉट, सेड नानू काका। नानू काका ने कहा बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तुम जान के क्या करना है, हमको मिलना है, जानना क्या है, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो बस मिलने की बात कर रहा हूँ, मिलने जाऊँगा, हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए चलो तैयार हो जाओ। अब मरता क्या नहीं करता, लेखक कहते हैं 34th पैराग्राफ में आई चेंज इनटू माय जोधपुर कोट एंड नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड। मैं घर पहुंचकर जोधपुर वाला कोट बदला और नानू काका ने नारंगी रंग का बड़ा सा पगड़ी मेरे सर पे बांधा। एक्ट एज थॉट यू वर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे सेक्रेटरी हो, और यानी जो पीए होता है वैसे हो, और एक प्रकार से एडीसी यानी असिस्टेंट डिवीज़न कमांडर। ही कंटिन्यूड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, उन्होंने मुझे समझाया जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर जाने लगे। उन्होंने रास्ते में समझा दिया कि बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवहार करना जैसे मानो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और मेरे साथ साथ चल रहे हो। अब 35th पैराग्राफ में हम आते हैं। सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी जिसने एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, उसने हमारा स्वागत किया। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और एक प्यारा सा सफ़ेद कमरा में ले जा करके उसने बैठा दिया, इशारा किया, दिखाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, इससे पहले वह बड़ी विनम्रता के साथ हमारे आने का कारण पूछा। उसने एक कमरा दिखाया और हम लोगों से पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जाहिर सी बात है वो सेक्रेटरी था, यह उसका दायित्व तो बनता था कि वो हमसे पूछे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ तो जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस यूं ही मुलाकात करने आया हूँ, नानू काका ने कहा। 36th पैराग्राफ में हम हैं। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने सीधा जवाब दिया आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वर्सेशन, मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ था। रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, एक अनौपचारिक जमघट थी। यू नो, आप जानते ही हैं, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एक्चुअली पॉपुलर दीज डेज, हम जमींदार लोग इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं है। बीपी हैज़ ऑल्सो सेंड अ केबल, उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ है। वांट्स टू सी मी, वे हमसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने उनसे मिलने का प्रोग्राम नहीं बनाया। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी दैट इज जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लाला जी से खुद ही मिल के बता दें कि हम जमींदार लोगों ने कृषि बोर्ड के लिए क्या योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिल भी लेता, लेकिन संजोग से वो वाशिंगटन में है और वो कल तक नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही लाला जी से मिल करके मैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने उनके वोट बैंक के लिए क्या क्या काम किया है। अब 37th पैराग्राफ में आते हैं। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका का पासा उल्टा पड़ गया। एंड आई कुड सी दैट ही हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इटसेल्फ। अब मैं देख सकता था कि नानू काका की बातों का उस सेक्रेटरी पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा था और वह अभी तक शांत था और सावधानीपूर्वक कदम बढ़ा रहा था। आई हैव टू सी व्हाट
वेदर लाला से इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी खाली बैठे हैं। सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डम सीज यार विजिटर्स विदाउट अ परमिशन अपॉइंटमेंट, वो बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी प्रतीक्षक से शायद ही मिलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिससे लाला जी बगैर पूर्व अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। जाहिर सी बात है वो पार्टी अध्यक्ष है तो ऐसे ही किसी से कैसे मिल लेंगे। तो चलिए यहाँ तक का हम एक बार करते हैं, आपको बता देते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि लेखक को जोधपुरी कोट और ऑरेंज पगड़ी पहनकर नानू काका का अटेंडेंट बन के जाने का मौका मिला। कहाँ मौका मिला? लाला जी के घर पे लाला सोहन लाल रतिराम के यहाँ जाने का अवसर मिला। कैसे जाने का अवसर मिला? तो इनके साथ नानू काका के साथ उनका सेक्रेटरी बन के नानू काका वहाँ गए, उनके सेक्रेटरी ने उनको रिसीव किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि यूँ ही मिलने आ गए हैं, वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मिल लेते हैं। किससे मिल लेते हैं? तो हम यूँ ही मिल लेते हैं, अध्यक्ष महोदय से मिल लेते हैं और उनको बता देते कि हम लोगों ने उनके लिए क्या प्रोग्राम बना करके रखा है, उनके वोट बैंक के लिए हमारे पास क्या आइडियाज़ हैं, उन्हीं से शेयर कर लेते हैं। ये सोच करके उन्होंने क्या किया कि मिलने आ गए। लेकिन इन बातों का प्रभाव बिल्कुल भी सेक्रेटरी पे नहीं पड़ा। उसने कहा कि मैं देख लेता हूँ कि अध्यक्ष महोदय फ्री हैं या नहीं। ऐसा तो बहुत कम होता है जब बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से मिलते हों। फिर भी चलिए मैं देख लेता हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। 38 पैराग्राफ में देखते हैं, लाला जी मस्ट हैव बिन फ्री, लाला जी जरूर फ्री होंगे, खाली होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का, क्योंकि बगल वाले कमरे से हुक्के की गड़गड़ाहट जो है वो साफ आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हंटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो उनसे बात कर रहे थे हम लोग सुन सकते थे। तब तक वहाँ वो बात करने चला गया। ऐसा लगा लेखक को कि निश्चित रूप से लाला जी फ्री हैं, लेकिन सेक्रेटरी तो भाई उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो उसको पूरा कर रहा है। तब तक इधर नानू काका ने अपना गेम खेलना शुरू किया। व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है? नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, मैंने देखा कि नानू काका आवश्यकता से अधिक तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मंगलवार है आज। अब 41 पैराग्राफ में आते हैं हम, देखते हैं, कहते हैं ओ ओनली ट्यूसडे, ओ आज सिर्फ मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूत, और मुझे ऐसा लगता है आज मंगलवार ही, और मुझे ऐसा लगता है कि रविवार को मैं बेरूत में रहूँगा। अमेजिंग इजंट इट, बड़ा अद्भुत है ना। नानू काका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ लंबी लंबी डींगें हाँकना शुरू कर दी। आई स्लॉर्ड हार्ड अमेजिंग, मुझे अद्भुत शब्द बड़ी कठिनाई से हजम हुआ। आई एग्रीड, जी हाँ, मैंने सहमति प्रदान की, क्योंकि उन्होंने इतना तेज़ आवाज़ में बोला था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और 43 पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हज़रत, अगर मैं हज़रत की बात मान लेता, आई वुड स्टिल बी अबॉर्ड ओल्ड HB, तो अभी तक विदेश में ही होता मैं। ओह बूढ़ा जो HB है यानी हज़रत बरकत अली, वह जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। कहते हैं कि अगर मैंने हज़रत बरकत अली की बात मान ली होती तो अभी तक तो मैं विदेश में ही होता। बूढ़ा HB मुझे विदेश लेके जाना चाहता था, विदेश मंत्री से मिलवाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं गया। अब देखते हैं कि 44 पैराग्राफ में, द स्टडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का इज़ द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, बगल के कमरे से आ रही वो हुक्के की जो नियमित आवाज़ थी वो अचानक रुक गई। व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड, ऑल थॉट आई हैड नॉट इवन ओपनड माई माउथ, नानू काका ने कहा तुमने कुछ कहा जबकि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका। यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुम जानते हो पिछली बार HB के साथ रहना कैसा था। वेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो जिनेवा में था, तुम्हें पता है कि मेरा उसके साथ रहना कैसा था। ही गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, वह मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिया। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, मुझे मुंबई के SK के तार पर तार भेजने के बावजूद उसने मुझे जो कॉटन की वार्ता हुई थी उसमें उसने मुझे शामिल कर लिया, और इसीलिए वो चूँकि काफ़ी भावनात्मक है इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। ऐसा कह रहा है कौन, ऐसा कहने की जहमत कौन कर रहा है, तो ऐसा कहने की जहमत कर रहा है कौन, नानू काका
अनावश्यक रूप से वो ऐसा कह रहे हैं। और देखते हैं 46 में, दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। उसी समय सोहनलाल रतिराम बत्तख की तरह खिसकते हुए अंदर के कमरे में अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर आया। एंड फ्रॉम देन ऑफ एवरीथिंग वाज स्मूथ इन द स्क्रैचिंग कोर्ट्सली ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर। और तब तक सब कुछ राजनीतिक प्रचारक के बीच विनम्रता की मिठास में रम गया। और जैसा कि औपचारिकताएं होती है प्रणाम पाती की, वो सब कुछ हुई। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही यह परिचय पात खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। और जैसे ही ये ख़त्म हुआ, हड़बड़ में सेक्रेटरी को कॉफ़ी, मिठाई और पान लेने के लिए भेज दिया गया। 47वें पैराग्राफ में अब हम आते हैं। देखते हैं क्या है 47वें पैराग्राफ में। दे एस्पायर्ड गर्डली अबाउट जमींदार्स एंड बोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास ट्रैक। सो मुख्य मुद्दे पर आने से कुछ मिनट पहले जमींदार, बोट और मौसम के बारे में बात करने लगे। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है कि आप बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं। सोहनलाल सेड विथ एन ग्रेटिंग ग्रीन। सोहनलाल ने प्रशंसापूर्वक कहा। सोहनलाल रतिराम, जिसने हजरत बरकत अली का नाम सुनने के बाद ही कमरे से बाहर निकलने की गुस्ताखी की थी, उससे आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पूछ लिया कि क्या मुझे ऐसा जानकारी मिली है, मुझे ऐसी कि आप आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। और अब देखिए क्या कहते हैं नानू काका। ओ ओल्ड HB, वो बूढ़ा HB, हाउ डिड यू नो दैट आई नो HB, आपको कैसे पता कि मैं HB को जानता। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, असल में हम दोनों एक ही साथ स्कूल में थे। ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे एक प्रकार से बड़ा भाई माना है। रैदर टचिंग रियली, थोड़ा दिल को छू जाने वाला है सच में। इवन टुडे, आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, मेरे से बिना पूछे शायद ही कोई फैसला लेता है। आज भी वह, व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री ने उसे राजदूत के लिए न्योता दिया। हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB माइंड्स फॉर हिम, क्या आपको मालूम है कि इसके लिए HB को राजी किसने किया। पैराग्राफ 49 में आते हैं। सोहनलाल ने पूछ दिया, यू, आप, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड HB, हाँ मैंने ही उस बूढ़े को तैयार किया। हा 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 हा, लाफ्ट सोहनलाल, हा सोहनलाल मतलब हंसने लगे। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेंट टीथ, अब दिखाई पड़ रहे थे उनके जो दांत पर धब्बे पड़े हुए थे पान के, वो सब। 51 पैराग्राफ में हम लोग हैं। इन द केस इट इज़ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, ये मेरे लिए तो बहुत शुभ दिन है, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया कि आप इस गरीब खाने में पधारे। वेरी लकी, बहुत ही शुभ। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्टर हेयर, वो यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय में है। वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन जानते हैं किस तरह इंसान के पीछे इंसान लगा हुआ है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, कोई लगता है कि मेरे बेटे के विषय में राजदूत के कान भर दिए। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ राजदूत को भड़का दिया है। और अबाउट सम ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग इफेक्टिव प्रॉपर्टी, एक निष्क्रांत संपत्ति के खरीदार को लेकर। एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट, हालांकि वो लेन देन बिल्कुल वैध है, पूरी तरह से औपचारिक है, लेकिन फिर भी किसी ने उसको लेकर के मेरे बेटे के खिलाफ भड़का दिया है। किसको? हज़रत बरकत अली को। और नानू काका फिर क्या कहते हैं, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने सोहनलाल के आगे के स्पष्टीकरण से रोक दिया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड, बहुत ही आसान है उनका। आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं HB को ऐसा करने के लिए लिख दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो बोल भी दूंगा। नो डोंट थैंक मी एट ऑल, और इसके लिए आप मेरा आभार बिल्कुल प्रकट न करें। आफ्टर ऑल वी आर मेन इन द पब्लिक, आई मस्ट डू थिंग फॉर वन अनदर, आखिर हम सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। हा वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, और फिर कहते हैं कि कर भला तो हो भला।
और फिर वहाँ पे आवाज़ हंसी की आती है। और 53rd पैराग्राफ में हम आते हैं कि उसके बाद नानू काका ने क्या किया। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। नानू काका ने अपने चांदी के रंग का वो जो चुनौती था, नस्वार का डब्बा था, उसको खोला, उसमें चुटकी भरी खैनी से। देन प्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और फिर पुराने तरीके से जैसा पीछे मैंने बताया था, अपने हाथ को अंगोछे पर पोंछ लिया। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। यूं ही जन कल्याण मंत्री का नाम भी उन्होंने ले लिया। अपनी रुचि बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने जन कल्याण मंत्री का नाम भी ले लिया। अब देखिए 54th पैराग्राफ, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस विस्ट। चिंता की लकीर सोहनलाल के चेहरे से गायब हो गई। जो इज़ ही फ्रेंड ऑफ योर्स, जो सोहनलाल का चेहरा खिला हुआ था वो जो है वो गायब हो गया। अब वो उदासी छा गई वहाँ पे। और उन्होंने पूछा इज़ ही फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वह आपका फ्रेंड है। लेकिन नानू काका तो बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, नानू काका एडमिटेड नो नॉट एक्चुअली, वह आपका दोस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसके फेस को रीड कर लिया था संभवतः, का नहीं ऐसा नहीं है। अब 55th पैराग्राफ, आई एम सो ग्लैड सोहनलाल सेड रिलेव्ड। सो ग्लैड, सोहनलाल ने चैन लेते हुए कहा, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे। दैट मैन सच एग्रीट्यूड, वह आदमी बहुत ही घटिया है, आप कह सकते हैं। वह बिल्कुल ही कृतज्ञ है, वह किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला व्यक्ति है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर जगह उसकी मदद की। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मुझे क्या मिला। यानी कि मैंने उसकी बहुत सारी मदद की चुनाव के पहले, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। 56th पैराग्राफ में, आई टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वे नाउ एट डैगर्स ड्रोन। यह स्पष्ट हो गए कि कभी जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज डैगर्स ड्रोन है, एक दूसरे के खून के प्यासे है। सिंस लास्ट ईयर वेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर फ्रॉम लालाजी सन। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले साल जब सोहनलाल ने एक ऑफ़र दिया था मंत्री जी को अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी करने के, और उन्होंने मना कर दिया था। मंत्री जी ने मना कर दिया था, तो ये जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। अब उसके बारे में आगे जो बखान करते हैं सोहनलाल, वो सुनिए। ही वांट्स अ प्रिंस, सोहनलाल स्नोर्ड, उसने गुर्राते हुए कहा कि उसे एक राजकुमार चाहिए। व्हाट इज़ प्रिंस दिस डेज, आजकल एक राजकुमार क्या है। फो छी, कीप द कॉन्फिडेंशियल, राज की बात है अपने पास ही रखना। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज बोट्स, मंत्री ने अपनी नैया आप चला दी है, यानी कि उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मान ली है। आई वुड सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड। अगर अगली चुनाव में उसे टिकट मिल गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। ये कोई चमत्कार ही हो तो उसे अगले चुनाव में टिकट मिल सकता है। वैसे इसकी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आई टर्न्स माई सन डाउन, ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचा गिराया है। एंड फाइंड्स अ प्रिंस, और राजकुमार ढूंढता है। वाह वाह जी वाह। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और इससे मज़े की बात यह है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑक्यूपेशियस मैच। और मुझे पता चला है कि उस दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई है, दोनों तरफ से ज्योतिष तक भी एक जगह इकट्ठा नहीं हुए है, ताकि पता चल सके कि जोड़ी शुभ है कि नहीं है। नानू काका अब इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माजरा है। तो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होगा कि अगर उसे अगली बार टिकट मिल गई, उसने मेरे बेटे को ठुकराकर एक राजकुमार की तलाश की है, और वो राजकुमार से शादी करने के पीछे इतना अंधा है कि उसने दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई, दोनों ज्योतिष भी एक जगह नहीं बैठे जो ये तय कर सके कि ये जोड़ी अच्छी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है या अशुभ रहने वाली है। अब 58th पैराग्राफ में आते हैं, डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नोर, डिसग्रेसफुल, शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, नानू काका ने फुफकारते हुए, यानी कि सहमति प्रदान करते हुए। जो स्थिति थी, किसकी स्थिति थी, जो स्थिति वास्तव में थी इस समय सोहनलाल की, उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने क्या किया कि अपनी सहमति प्रदान कर दी। और 59th पैराग्राफ में आते हैं, सम टू पैनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर, कोई 2 टके का राज निन्नौर कहलाता है, वहाँ का ही राजकुमार है, निन्नौर का राजकुमार है। 2 टके का कोई राज्य है, सस्ता सुविस्ता, यानी कि ऐसा राज्य जिसका नाम भी लोग नहीं जानते हैं, ऐसे राज्य का राजकुमार है। 2 पैनी यानी 2 टके का।
अब 60 पैराग्राफ में आते हैं, देखते हैं 60 पैराग्राफ में क्या है। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया, यानी वहाँ से निकल गए। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे, और नानू काका ने फिर से उनसे वादा किया कि वो जल्द ही HB को पत्र लिखेंगे। एज वी ड्रोव अवे बोथ लाला जी एंड हिज सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द अप्रोच, और जब हम जा रहे थे लाला जी और उसका वरिष्ठ सेक्रेटरी दोनों बरामदे से हमें देख रहे थे उम्मीद की निगाह से। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यहाँ तक का समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नानू काका को जब पैसे ही पता चलता है कि वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है, वो योजना बनाते हैं कि वो जाएंगे सोहनलाल रतिराम से मिलने, और उसमें अपना सेक्रेटरी बनाते हैं किसको, तो लेखक को बना लेते हैं। लेखक को एक जोधपुरी कोट पहनाते हैं, एक पगड़ी पहनाते हैं और लेकर के पहुँच जाते हैं सोहनलाल रतिराम के यहाँ। वहाँ जा कर के उनको मालूम होता है, चूँकि पहले से उनको मालूम होता है कि सोहनलाल रतिराम का बेटा यानी रतिराम जो है वो हज़रत बरकत अली के यहाँ सेक्रेटरी का काम करता है, इसलिए वो वहाँ बगल से इम्प्रेशन जमाते हैं कि वो हज़रत बरकत अली जो है वो उनका बहुत अच्छा मित्र है, छोटे भाई की तरह है। और यह बात सुन करके उनका जो आइडिया वो काम आ जाता है। सोहनलाल रतिराम उनसे मिलने के लिए घर से निकल करके आ जाता है और इसका ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस फ़ायदे को उठाने के साथ ही वो पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं उसको कि वो हज़रत बरकत अली को एक पत्र लिख देंगे जिससे उसके बेटे का प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि उसको विदेश भेजने वाला था वो, और बिल्कुल निश्चिंत रूप से उसको विदेश भेज देगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं रहने वाली। और इसी बातचीत के क्रम में एक जो ख़ास बात उसको समझ में आती है वो ये आती है कि हज़रत बरकत अली के बेटे हज़रत बरकत अली कि यहाँ जो सेक्रेटरी का काम करता है रतिराम की शादी होनी थी किससे, वेलफेयर मिनिस्टर की लड़की से, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया, तो इसलिए दोनों में दुश्मनी हो चुकी है। और एक और ख़ास बात जो उनको पता चलती है वो ये पता चलती है कि अभी तक मंत्री यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी और जिस निन्नौर के राजकुमार से उसके बेटी की शादी होने जा रही है उस दोनों के जो जन्म कुंडली है उसको नहीं मिलवाया है। दोनों ज्योतिषी ने बैठने का अभी तक काम नहीं किया है। तो यहाँ से ये इसको कलेक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के वापस आ जाते हैं। आते आते एक बार फिर से वादा करते हैं वो सोहनलाल से कि वो HP को यानी हज़रत बरकत अली को पत्र लिख देंगे और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। और अब जो ये जा रहे हैं तो उसको बड़े उम्मीद से देख रहा है कौन, तो देखने का काम कर रहा है सोहनलाल रतिराम। अब 61st पैराग्राफ में आते हैं। नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट दैट इवनिंग, अद्भुत रूप से नानू काका उस शाम बिल्कुल शांत थे। एंड वी वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और हम लोग खाना खाने के बाद जल्दी ही सो गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह ही वाज स्लीपी अगेन, और फिर से फरफराने लगे थे। 62 वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की आज हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील, मैं नहीं जाऊँगा मामा जी, मैंने विनती की। ही इन हेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, उनने बोलने से पहले थोड़ा सा नस्वार सूंघा यानी खैनी सूंघी। एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई सेड, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कह रहा था, और उन्होंने अपनी आगे की बात बतानी शुरू कर दी। वो क्या बता रहे हैं उसको अब गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि दिस कार ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारा कार है, टू ओल्ड, बहुत पुराना है, टू स्मॉल, बहुत छोटी भी है, वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोगों को कुछ धाक जमाने वाला चाहिए, बड़ा चाहिए। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने देखा वो सेक्रेटरी का बच्चा पहली बार कैसे हम लोग को घूर रहा था, हल्के में लिया उसने। इफ़ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, अगर हम बड़े कार में गए होते तो कुछ अलग बर्ताव करता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी, अचानक लेखक के मुंह से निकल गया कि टैक्सी को लेकर के आपका क्या ख्याल है, टैक्सी कैसा रहेगा। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं चलेगी, अ प्राइवेट कार, एक निजी कार चाहिए, ड्रिवन बाई अ लिवर्ड चॉफर, जो वर्दीधारी चालक द्वारा चलाया जाएगा। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा उतना अच्छा रहेगा, ये नानू काका ने घोषणा कर दी। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। नानू काका ने तो घोषणा कर दी कि बड़ा चाहिए, बेटर चाहिए, यानी कि अच्छा चीज़ जितना बड़ा होगा उतना बेहतर होगा, तो बड़ी से बड़ी कार चाहिए होगी। अब कहते हैं आई रिमेंबर्ड दैट एन
acquaintance of mine had been trying to see for some months an enormous, stately, outlandish car that would have been built only for a court procession. I told नानू काका about it. मुझे याद आया कि मेरा एक परिचित है जो कुछ महीने पहले एक बड़ी सी विदेशी कार बेच रहा था जो शायद कोर्ट की सवारी के लिए बनी थी, यानी कि एक शाही सवारी के लिए बनी थी। मैंने नानू काका को इसके बारे में बता दिया। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे एक परिचित के पास एक कार थी जो शाही सवारी के लिए बनी थी, राजसी सवारी के लिए बनी थी, और वह उसको बेचना चाहता था। तो दैट्स इट, नानू काका ने कहा चलो ये ठीक रहेगा। विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। यही ठीक रहेगा, इसे जांचने के बहाने कुछ देर के लिए बाहर लेकर चलो, वो खुशी से झूम कर बोले। अब मैंने क्या कहा, 69 पैराग्राफ में लेकर कहते हैं आई एम श्योर वी कुड, आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, बट वी डू दिस मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। मैं आश्वस्त हूँ, मैंने कहा अगर हम पक्के खरीदार दिखेंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर उनको लगा कि हम लोग सही में इस कार के खरीदने के योग्य हैं, यानी हमारी हैसियत इस कार को खरीदने की है, तो पॉसिबल है कि वो कार हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जो कार के दलाल होते हैं ना, वो अमीर लोगों को सूंघ कर ही पहचान लेते हैं। नानू काका ने कहा यू लीव दैट टू मी। नानू काका सेड यू जस्ट लीव डिटेल्स टू मी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नानू काका ने कहा तुम सिर्फ मुझे उसका पता बता दो। एंड 71 पैराग्राफ में कहते हैं व्हाट अबाउट द लिवर्ड चॉपर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा और बड़ी वर्दीधारी ड्राइवर कहाँ से आएगा, मैंने पूछा। नानू काका यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। नानू काका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया तुम्हारे होते हुए किसी और ड्राइवर की मुझे क्या आवश्यकता है मेरे भांजे। 73 पैराग्राफ में देखते हैं टुक हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। उन्होंने अपना चेक बुक निकाला और 1000 रुपये का चेक काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। उन्होंने उसे अच्छी तरह से मोड़ा और अपने पुराने वाले कोट के अंदर के जेब में डाल दिया। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। 74th पैराग्राफ में आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गिव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विथ हिम। मैंने धोबी को बुला दिया, नानू काका ने उसे वो कोट दिया और उससे बाहर ले जाकर बात करने लगे। दैन वी ड्रोव ओवर अ सिक्का ऑटो डीलर्स। फिर हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स के पास चले गए जिसके पास वो कार थी। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। वो कार जो हमारे दिमाग में उसे देखेंगे, नानू काका ने पूछा। 75th पैराग्राफ में कहते हैं वी हैड barely got talking to the manager when धोबी rushed into the shop। हम लोग मैनेजर से बात कर ही रहे थे कि धोबी दुकान पर दौड़ आया। होल्डिंग नानू काका's coat in one hand and the check aloft with the other। और उसने एक हाथ में वो कोट पकड़े रखा था और दूसरे हाथ में वो चेक पकड़े रखा था और दौड़ता हुआ वहाँ पर आया, भागता हुआ आया। ओह देयर यू आर, आप यहाँ हो। ही पैंटेड लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। और हाँफते हुए बोला कि देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, आपको याद आ गया होगा, वो 1000 रुपये का चेक उन्होंने रख दिया था। हालांकि छोड़ा नहीं था, लेकिन ये प्लानिंग थी, जब आपको समझ में आ रहा होगा। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ। नानू काका ने बाँह की लंबाई, केयरलेस ऑफ मी, लंबाई तक चेक को उठाकर पकड़ा। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। और बहुत बार अफसोस जताया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं कितना लापरवाह हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर बैठता हूँ। बैरर चेक टू एनी वन कुड हैव कैश्ड इट। ये एक बेयर चेक था और इसे कोई भी कैश कर सकता था। ऐसा नानू काका ने कहा कि इसको तो कोई भी भजा सकता था। मैं कितना लापरवाह व्यक्ति हूँ, हमेशा ऐसी हरकत करता हूँ। और हेयर माई गुड मैन, ही सेड टू धोबी। तुम बहुत अच्छे पुरुष दिखाई देते हो, बड़े सज्जन हो भाई। हेयर इज़ अ रिवार्ड फॉर यू, ये रहा तुम्हारा इनाम। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, वैसे तो ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक। और उन्होंने धोबी को 2 रुपये का एक नोट दिया और उसकी पीठ थपथपाई। आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस प्रकार के धन के प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, यह आसान हो गया कि उस कार को पाया जा सके। आई ड्रॉव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। मैं नारंगी पगड़ी और सफ़ेद जोधपुरी कोट पहने गाड़ी चलाने लगा। एंड नानू काका सेट रैगली एट द बैक। और नानू काका शान से पीछे बैठ गए। लुकिंग
एवरी इंच ऑफ वाट ही वाज सपोज टू बी, और वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो दिखना चाहते थे। ए हेडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, एक पुश्तैनी पंडित, राजकुमार के प्रांत का, किसी राज्य का पुश्तैनी पंडित वो दिखाई दे रहे थे। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स आउट एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका, हम लोग मंत्री के घर की ओर चल दिए। नौकर चाकर सेक्रेटरी नानू काका के आगे पीछे करने लगे। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, जिन्होंने नानू काका के आने का कारण बताने से मना कर दिया। बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, लेकिन अभ्यागत पंजी लेने को कहा। वहाँ जो सेक्रेटरी वगैरह थे उन्होंने नानू काका से कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, उन्होंने बिल्कुल बताने से मना कर दिया। बिल्कुल कहा कि आप ऐसा करो, जो विजिटर्स बुक है वो लेकर के आ जाओ। तो चलिए यहाँ तक का हम एक बार समझ लेते हैं और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ में पूरा इसको ख़त्म कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही होगा अगर इसको समझना हो तो, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाला लेसन है, आपके सिलेबस से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन भी। आपने अभी तक नानू काका के करामात देखे हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जब नानू काका सोहन लाल के यहाँ से वापस आते हैं तो लेखक से कहते हैं कि तुम्हारी जो कार है ये बहुत छोटी है और हम लोगों को मंत्री से मिलने जाना है, तो एक बड़ी सी कार चाहिए। लेखक ने चाहा कि वो नानू काका के साथ ना हो, लेकिन नानू काका के पर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर लेखक ने बताया कि एक कार उसके परिचित का है जो बेचने योग्य है। नानू काका ने कहा कि हम उसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेंगे और अपना काम निकलने के बाद वापस कर देंगे। लेखक ने कहा क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्या हम उतने अमीर दिखेंगे कि उतनी महंगी कार हमको मिल जाए टेस्ट ड्राइव के लिए। नानू काका ने कहा कि वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर उन्होंने किस प्रकार से धन का प्रदर्शन किया वो तो आपने देखा ही। कोर्ट में 1000 रुपये छोड़े, धोबी को बुलाया, उसके कान में समझाया कि बेटा ऐसा करना कि जब मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँगा तो तुम वो कोट लेकर और रुपया का चेक लेकर के आ जाना मेरे पास, और फिर मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा और मेरा जो धन का प्रदर्शन करने का जो तरीका होगा वो भी हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद एक वर्दीधारी ड्राइवर बना करके लेखक उन्होंने अपना ड्राइवर बनाया और मंत्री के घर पहुंच गए तक तो ठीक है। नौकर चाकर सेक्रेटरी जो पूछ रहे हैं उनसे तो वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, बस कहा कि तुम ऐसा करो जो विजिटर्स बुक है वो ले करके आ जाओ। चलिए अब 79 पैराग्राफ में क्या लिखा उन्होंने उस विजिटर्स बुक में। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड, मैं यहाँ सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए भेजा गया हूँ। उन्होंने कहा आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मुझे मंत्री को परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, ये सिर्फ औपचारिकता है जिसे हमारे राजकीय प्रांत में अभी भी अनुसरण किया जाता है। हिज हाइनेस इज ग्रेट स्ट्रिकल फॉर दीज कोर्ट्रीज, हमारे महाराज इस देश के बड़े तरफदार हैं। दे बॉट द विजिटर्स बुक एंड आई वॉच नानू काका इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ही रोट हिज नेम विथ अ फ्लोरिश एंड एडेड हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नोर। अब नानू काका ने विजिटर्स बुक मंगाई तो उसमें अपना परिचय जो लिखा वो लिखा क्या, एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि ज्योतिषी, पुश्तैनी ज्योतिषी कहाँ का, निन्नौर के महाराज का। एट द एंड, और अंत में ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, उन्होंने अंत में दिल्ली का पता दिया, माफ़ कीजिएगा मेरा पता दिया, यानी लेखक का पता दिया। अब देखिए 80 पैराग्राफ में विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बोले, एंड एज थॉट ही वेयर इन अ टेयरिंग हरी, और मानो जैसे वो जल्दी में हो, ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, जल्दी से कार में बैठ गए और ज़ोर से बोले, टेक मी टू महाराजा सुतकट्टा पैलेस, मुझे महाराजा सुकुट्टा के महल में लेकर चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज हॉरोस्कोप इंटरेस्टेड टू मी, मुझे सुपुर्द की गई सारी कुंडली लौटानी है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट आई ग्लांस्ड बैकवर्ड, जैसे ही कार फाटक के बाहर निकली मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, और देखा कि एक बहुत ही विशालकाय काला खादी के कपड़े में लिपटा हुआ आदमी ऊपरी कमरे के झरोके से देख रहा था। अब देखिए नानू काका ने क्या गेम खेला, जैसे वो यानी कि जो मंत्री है, वेलफेयर मिनिस्टर है, उसके लड़की के ससुराल का ज्योतिषी बनकर के वहाँ पहुँच गए, वो भी पुश्तैनी ज्योतिषी बनकर के वहाँ पहुँच गए। और अपने यहाँ तो एक सिद्धांत है कि लड़के वाले यहाँ का कुत्ता भी आ जाए तो उसका भी स्वागत दामाद की तरह किया जाता है।
तो ये कैसे हो सकता है कि होने वाली शादी है जहाँ उसके लड़की की, वहाँ का ज्योतिषी आ जाए और नानू काका और वो मंत्री उसका आवाभगत ना करे। लेकिन नानू काका ने इतना वक्त ही नहीं दिया, वहाँ सिर्फ विजिटर्स बुक निकाला और उसमें लिख करके चले गए कि मैं वहाँ का ज्योतिषी हूँ। लौटने लगा तो लेखक ने देखा कि वहाँ से कार से कोई उसको देख रहा है, और जाते जाते नानू काका ने एक और बड़ा गेम खेला। और गेम क्या खेला कि कहा कि मुझे महाराजा सुतकट्टा के पैलेस में, महल में ले चलो, मुझे उनकी जो मतलब कुंडलियां हैं वो लौटानी है। तो उसके बाद क्या हुआ, एंड हैड जस्ट फिनिश टी, अगले दिन की बात है, मैंने अभी चाय ख़त्म ही की थी। एंड वे आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन, और नए बिल्ली के बच्चे को घर में प्रशिक्षण देने की कोशिश कर ही रहा था। यानी लेखक ने अगले सुबह चाय ख़त्म की और बिल्ली के बच्चे को प्रशिक्षण देने की कोशिश ही कर रहा था। विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, जिसने अभी घर के फर्श पे पेशाब कर दिया था। वेन अ कार विथ वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जब एक कार सफ़ेद त्रिकोण लगा हुआ था घर के सामने रुका। नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स, नानू काका हाथ बांधे बाहर गए और टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, जल कल्याण मंत्री को रिसीव करने के लिए। वी हैड केम टू सी हिम, जो उनसे मिलने आए थे। मैंने पहले ही कहा था कि अपने यहाँ का एक सिद्धांत है कि अगर जो लड़की वाले होते हैं, तो अगर लड़की वाले का कुत्ता भी आ जाए, अगर लड़की वाले का कुत्ता भी अपने यहाँ आ जाए तो क्या होता है ना कि सॉरी लड़के वाले का कुत्ता भी आ जाए तो अपने यहाँ उसका स्वागत दामाद की तरह किया जाता है। जब तक शादी न हुई हो दोनों की, तब तक ये भय बना रहता है कि वो कुत्ता भी दामाद ही है, और हर व्यक्ति उतना ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो ऐसा करके वो आ गए थे, और आखिर ये तो ज्योतिषी थे उनके होने वाले दामाद के राज्य के, तो इनके से मिलने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नानू काका गए और वेलफेयर मिनिस्टर को उठा करके ले आए। कहाँ से ले आए? दरवाजे के बाहर से, जो आज वेलफेयर मिनिस्टर खुद ही यहाँ मिलने आ गया था। नानू काका लेफ्ट स्टरडे, नानू काका कल चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका मिशन संपन्न हुआ। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं चला व्हाट इट वाज, कि उनका मिशन क्या था। द नानू काका वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे। आल्सो आई वंडर्ड, साथ में मैं ये भी सोचने लगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स, कि क्या होगा अगर मंत्री को ये बात पता चले दैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नोर, कि मेरे जो मामा है वो निन्नोर नामक जगह के 100 मील के आसपास भी कभी नहीं गए। ऑल थॉट आई एम नाउ कन्विक्टेड कन्विंस्ड, हालांकि मुझे अब इत्मीनान हो गया है दैट नानू काका विल डील विथ, कि नानू काका चाहे कैसी परिस्थिति हो उसको संभाल लेंगे। द सिचुएशन विदाउट अलोइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल आउट ऑफ प्लेस, किसी भी स्थिति को वो संभालने में सक्षम है अपने अंगोछे में पोंछ करके हाथ को, और एक चुटकी जो है क्या कहते हैं उसको, तंबाकू अपने ओठ के अंदर रखते हुए वो स्थिति संभाल लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपेंस, सिर्फ जब कभी ऐसा हो, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, मैं इस सब झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस झंझट में लुकना पड़े या फंसना पड़े। तो ये स्टोरी थी, आप समझ सकते हैं कि पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है, और ये बिल्कुल ही हास्य कथा है। इसमें जो है एक साहसिक कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है और मुश्किल से मुश्किल काम को संभाल लेता है। उस दाव पेच को ये बताता है कि दाव पेच से वो कैसे संभालते हैं। उन्हें जन कल्याण मंत्री से मिलना होता है। नानू काका को अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं वे, और वे मंत्री के पास मिलने जाते हैं, और कितनी खूबसूरती से उन परिस्थितियों का वो सामना करते हैं, कितनी बेहतर तरीके से वो माहौल बनाते हैं और सभी जगह जाते हैं। और फिर इस चीज़ को दर्शाने के लिए लेखक ने जो पूरी उनकी जो चाल है उसको दिखाया है। कार भाड़ा पर लेने के लिए वो क्या चाल चलते हैं, मंत्री से मिलने के लिए क्या चाल चलते हैं, या फिर पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए क्या चाल चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई, उनकी खूबसूरती को दिखाया गया है, और साथ में लेखक के जो शब्दों का चयन है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरती से लेखक ने इसको संभालने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी।
और इस जैसे कि पिछले 2 लेसन्स के वर्ड मीनिंग आपने मुझसे मांगा और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया था, उसी प्रकार से इसका भी वर्ड मीनिंग जब आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। और फिर हम मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।